हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, और जिसके अंतर्गत आपकी पूरी समग्र तैयारी कराने के उद्देश्य से हम ये सीरीज चला रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक आपके लिए इकोनॉमी कंप्लीट कर दी है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एक वीडियो है उसका, आपको हम उसको जल्दी दे देंगे। इसके साथ NCERT की सीरीज चल रही है, जिसमें मैडम के द्वारा सर के द्वारा आपको NCERT कंप्लीट करा दी है। स्पेशली अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की NCERT है, वो 9th क्लास तक चल रही है। उनको बहुत अच्छे से कवर कराने की कोशिश की जाए, ताकि जो 2023 एग्ज़ाम है, 2024 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही हम आंसर राइटिंग की भी एक सीरीज चलाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ उसके, अभी क्वेश्चन है उनके, तो उनको हम क्या करें, कई लोगों की डिमांड थी सर पहले टॉपिक दीजिए, क्योंकि जो अभी हमारा फोकस स्पेशली प्री पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इसलिए दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की डेली आंसर राइटिंग के उद्देश्य से वो आंसर राइटिंग सीरीज है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें मैं पहले से ही आपको सारे टॉपिक शेयर कर दूंगा, और उसके आधार पर आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फिर हम उनको वीक में 2 दिन या 1 दिन उनकी कॉपी चेक कर लेंगे। आप कंटिन्यू उसका आंसर राइटिंग करते रहिए। तो इसके साथ हमारा करंट अफेयर हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर के लिए, तो उसी के लिए हाल ही में जो हमारी मैगजीन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैगजीन के लिए हम ये चीज़ चला रहे हैं। तो मैगजीन में हम जुलाई की पढ़ रहे हैं, हालांकि हम पीछे हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी स्पीड आई है, तो हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। अब हम आज जुलाई की मैगजीन है इसको पढ़ेंगे, और जुलाई की इस मैगजीन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें उनको कवर करेंगे। आज लगभग हम कोशिश करेंगे आज इसमें मोस्टली इस जुलाई की इस मैगजीन को ख़त्म कर दे जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हो सकता है छोड़ दें, जो हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रखती। तो अभी तक हम जुलाई के इस मैगजीन में पर्यावरण वाले पार्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट है वो तो पढ़ लिए, ठीक है ना। और अभी हम कुछ ऐसे पार्टों को देखेंगे जो छोटे पार्ट जैसे परीक्षा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उन्हीं के आधार पर अब हम करते हैं, ज़्यादा नहीं, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो और कुछ नोट्स इनके शेयर किए जाएंगे, आपको मैं बना रहा हूँ, तो कर देंगे, जो आप रिवीजन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज अपने नोट्स छोटे बनाइए आप, शॉर्ट नोट्स। तो ये एक टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ और स्वस्थ, क्लीन एंड हेल्थी पर्यावरण तक पहुंच सार्वजनिक मानव अधिकार घोषित। यानी कि जो आपको बात हो रही है, ये बात आप आपको अगर देख सकें तो इसको इतना जल्दी नहीं, आप इसको, ये कहा गया कि भारत एक महासभा में एक संकल्प लेके आया, जिसमें भारत ने उसके पक्ष में वोटिंग की है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो ये पर्यावरण का अधिकार है इसको मानव अधिकार का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये संकल्प जो रिजोल्यूशन आया है, इस रिजोल्यूशन में कुछ स्पेशल फीचर रखे गए हैं। वो फीचर ये है कि इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर ये लागू होगा, कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें ये अधिकार के रूप में माना जाएगा। दूसरा, ये बाध्यकारी नहीं होगा। तीसरा, ये सार्वजनिक जो घोषणा पत्र है 1948 का डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट का, उसमें शामिल नहीं। ध्यान रखना, 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री के लिए, ठीक। तो ये इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने भी इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, अब इसको महासभा में लेके आया गया है। और इसमें यह है कि पर्यावरण को एक अधिकार के रूप में दिया गया है, और पर्यावरण कैसे, क्लीन और हेल्थी। अब क्लीन और हेल्थी एनवायरमेंटल को मानव अधिकार के रूप में माना गया है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने भी आर्टिकल 21 में, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि स्वस्थ पर्यावरण या क्लीन पर्यावरण तक पहुंच व्यक्ति के जीवन का अधिकार का भाग है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 21 में है ये व्यवस्था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि प्री के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पर्यावरण का जो अधिकार है उसको दिया गया है, और ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आपको पता है भारत में कहाँ कहाँ पे आर्टिकल 21 में जीवन के जो अधिकार है उसके अंतर्गत आपको स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 48A में, 48A क्या है, DPS भी है, इनमें हमारे हमारे संविधान जो जोड़ा गया था उसके अंतर्गत इसकी बात की गई थी। इसमें यह है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करेगा, और वहाँ के वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करेगा। ये राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य ऐसा करेगा। और ये व्यक्ति की ड्यूटी दी गई 51A में। 51A में नागरिकों का कर्तव्य बताया गया कि पर्यावरण के संरक्षण पे काम करें, ये नागरिकों की बात है, ठीक है ना। ये चीज इसमें शामिल की गई है। तो इसलिए आपको अगर पता हो तो पर्यावरण का अधिकार काफी सही। इसलिए प्री में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ह्यूमन राइट के रूप में शामिल करने की बात हुई है, लेकिन इसको डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया गया है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक है UN ओशन कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं UNOC, यानी कि इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन।
हुआ क्या है कि इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक सम्मेलन है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हम महासागर हैं उनको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या उनको सस्टेनेबल बनाएंगे, उनका यूज अच्छे से करेंगे उनमें। इसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ। ये दूसरा सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इससे पहले भी सम्मेलन हुआ। ये दूसरा सम्मेलन है जो लिस्बन घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, लिस्बन घोषणा पत्र का संबंध किससे, ये क्वेश्चन आपका प्री में बन सकता है। तो लिस्बन जो घोषणा पत्र है इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से है, और जिसका अंतर्गत ये है कि जिसकी शीर्षक क्या है कि आवर ओशन, आवर फ्यूचर और कॉल फॉर एक्शन, ये इसकी हेडिंग है। अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये लिस्बन घोषणा पत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को केन्या और पुर्तगाल के द्वारा लिस्बन में आयोजित किया गया है। ये पहला, देखो ये दूसरा है संयुक्त। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देखो हम इस ऐसा सम्मेलन क्यों किया जाता है, तो ऐसा सम्मेलन है कि महासागरीय आपातकाल यानी महासागर में प्रदूषण, इकोसिस्टम, महासागरीय स्थिति को खराब होने, कई चीज ऐसी आती है। उस महासागरीय आपातकाल या महासागरीय आपदाओं से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और इनोवेटिव जो एक्शन है उनको आपस में सामूहिक रूप से करेंगे। इसके लिए 150 से अधिक देश इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। पहली बार ये कॉन्फ्रेंस 2017 में न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस है अभी हाल में लिस्बन में हुई है। पहले इसकी जो अगर मैं बात करूं होस्टिंग इसकी करी थी, वो करी थी किसने, केन्या। अब वर्तमान में केन्या और पुर्तगाल ने की, और उस समय फिजी और स्वीडन के द्वारा इसमें की गई थी। तो मुख्य रूप से ये सम्मेलन, इसके बारे में एक बार देख लेना। तो ये सम्मेलन दूसरी बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। और इस सम्मेलन के द्वारा जो हुआ है इसके अंतर्गत कई टारगेट डिसाइड किए गए, कई प्रतिबद्धता और टारगेट आई है। इन अगर टारगेटों हम देखें तो एक तो यह है कि हम 2030 तक राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना और उसमें वृद्धि करना। यानी कि जितने भी मान लो हर देश है, भारत इंडिया के आसपास इसका जो समुद्री क्षेत्र है, भारत इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा और इसे सतत विकास में सहयोग देगा। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण, जो महासागर, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन से, क्योंकि जो भी आप नदी में, नाले में सब बहा देते हो जाकर के समुद्र में, स्पेशली आप बीचों पर जाते हो, वहाँ पर बड़ी मात्रा में टूरिज्म जाते हैं, वहाँ प्लास्टिक सब चीज़ों को फैलाए जाते हैं। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो आपको पता है समुद्री जो हमारा इकोसिस्टम है, जो समुद्री इकोसिस्टम है उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो समुद्री इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए इसने कहा गया है कि हम समुद्री प्लास्टिक को कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें बोला गया कि 2040 तक कार्बन तटस्थता, और कार्बन तटस्थता का मतलब है कि कार्बन एमिशन, जो कार्बन है, अगर मैं बात करूं इसका उत्सर्जन है ना, और इसके अलावा कार्बन सिंक यानी जो कार्बन को सिंक कर ले बराबर 0, ये होती है नेट कार्बन तटस्थता। यानी कि जितना एमिशन होता है उसका सिंक करना है, अर्थात ऐसी हम तकनीकों को बढ़ावा देंगे जो नेट न्यूट्रलिटी को बढ़ावा दें। अब कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि कार्बन एमिशन होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, उतना होगा जिसके अनुपात में उसको हम सिंक कर लें। तो कार्बन न्यूट्रलिटी वो तो नेट जीरो वाली बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कार्बन न्यूट्रलिटी में एक चीज़ ये होती है कि हम ऐसे समस्त प्रोडक्ट को, ऐसी समस्त चीज़ों को बढ़ावा देंगे जिससे कि कार्बन कम से कम एमिशन हो या ना हो। इसके अलावा इसमें बोला गया कि समुद्र में अम्लीकरण, जलवायु परियोजना, इन पर हम थोड़ी सी रिसर्च अनुसंधान करेंगे कि कैसे इनको रोक सकते हैं, इसके लिए फंड का कलेक्शन करेंगे। तो इस आधार पर यह सम्मेलन था जो महासागर को लेकर के, इस सम्मेलन में बात हुई। और ऐसी बात नहीं है, 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ और उसके बाद 2016 में ग्लासगो क्लाइमेट था, इन सब में हमने फोकस किया था कि भाई हम महासागर की संधारणता को बढ़ाए रखेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे इस उद्देश्य से, और भारत भी इसमें भाग लेने वाला देश है। तो ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने भी अपने बहुत सारे अभियान चलाए समुद्री जो स्वच्छता के लिए, ठीक है ना। और भारत ने, आपको पता है कि एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक है उनको प्रतिबंध कर दिया गया है। तो भारत अपने इसकी ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, यूनेस्को ने इस सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट और जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ओशन। इस रिपोर्ट को अभी एक्सपेरिमेंट बेस पे इसको जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यूनेस्को ने बोला है कि देखो हमें महासागर को लेकर के हमारी जो साइंस है उसको आगे बढ़ाना होगा, उसको लेकर के हमें योजनाएं बनानी होंगी, उस पर काम करना होगा। तो महासागर की संधारणता और उसकी सुरक्षा के लिए सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। आपकी पढ़ाई के लिए बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक आपका अगला टॉपिक आ रहा है कि ओजोन होल ओवर द ट्रॉपिक। यानी पहली बार, नॉर्मली हम ओजोन होल का मतलब समझते हो, ओजोन होल का मतलब है
कि जो ओजोन परत है, ठीक है ना, उस ओजोन परत है वो कमजोर हो जा रही है। ओजोन परत है वो कमजोर हो जा रही है, इसका मतलब ये है। अब ओजोन परत अगर कमजोर हो रही है तो इसका मतलब है कि ओजोन क्षेत्र का मतलब ओजोन का लेयर है वो मोटा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो नॉर्मली ये घटना नॉर्मली देखने को मिलती थी अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन है O3 है, यानी कि 3 जो ऑक्सीजन के कण हैं इनसे मिलकर बनती है। अब क्या होता है कि कई बार कुछ नॉर्मली इसकी प्रोसेस होती है कि दिन के समय बनती है, रात के समय टूटती है, इसकी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ओजोन की परत। लेकिन जब इस प्राकृतिक प्रोसेस के अंतर्गत जब मानवीय हस्तक्षेप इंटरफेयर कर जाता है तो उसको दिक्कत खड़ी कर देता है। मानवीय हस्तक्षेप क्या है कि जैसे आप कार्बन क्लोरोफ्लोरो यूज करते हो या क्लोरीन यूज करते हो, तो ये जो कारक है ये यूज करके जाते हैं इस वायुमंडल में। और वायुमंडल में नॉर्मली क्या है कि अंटार्कटिका के ऊपर ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र होता है, वहां जाकर के सिंक हो जाते हैं, बादलों में जाके सिंक हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे क्लोरीन जाती है और एक क्लोरीन है ये क्या करती है, इस O3 का एक वो अपने पास ले लेती है। इसकी वजह से यहां O3 नहीं बन पाती, इसकी वजह से यहां O3 नहीं बन पाती और इसी वजह से दिक्कतें आती है। इसलिए नॉर्मली ओजोन का जो रेगुलर प्रोसेस होती है कि O3 बने वो नहीं बन पाती, क्योंकि O3 का एक कण CFC ले लेती है, कोई और लेता है, इसकी वजह से पर्यावरण में ओजोन छिद्र हो जाती है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमारी परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है वो इसमें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहली बार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये देखने को मिला है कि ओजोन लेयर का है, मतलब पहली बार नहीं, ओजोन लेयर का ऑब्वियसली वहाँ भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि वहाँ पर भी सक्रिय रूप से ओजोन होल मिले हैं और ये सेम उसी तरीके के ओजोन होल है जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर है, उसी टाइप की। इसकी बात इसमें हुई है। अब इसके बारे में आप जानते हो ओजोन होल का मतलब यह है कि ये O3 परत है जिसका परत हो जाना, जिसको उसकी परत है वो कमजोर हो जाना, वो ओजोन होल के रूप में आता है। इसमें एक चीज़ है कि ओजोन होल को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से, ये गैस है जो ओजोन होल को बढ़ावा देती है, जिसमें आप बात कर सकते हो एक है क्लोरीन, एक है CFC, एक है हेलोन और एक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्योंकि क्लोराइड जो शब्द आपको दिख रहा है ना, ये क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ वही तरह कि ओजोन बनने की प्रक्रिया O+O+O। लेकिन अब मान लें CFC आया, अब CFC में क्या करेगा, ये क्लोरीन जो सम्मिलित होता है ये क्या करेगा, इसका O ले लेगा तो क्लोराइड ऑक्साइड बना देगा ClO। तो यहाँ पर 2 ही कण रह जाएंगे। अब 2 कण रह जाएंगे तो ये क्या नहीं बन पाएंगे, O3 नहीं बन पाएंगे, और O3 नहीं बनेंगे तो आपका ओजोन नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से ये घटनाएं होती है। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत हमारे लिए आपको पता है बहुत ज्यादा नुकसान होती है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत की वजह से परावैंगनिक किरणें, ओजोन परत कमजोर हो जाएगी तो परावैंगनिक किरणें हमारे यहाँ पर आएंगी, जिससे हमें परावैंगनिक किरणें हमारे कैंसर और आंखों से संबंधित जो डिजीज है उसको पैदा कर देती है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता उसको कमजोर कर देती है। और स्थलीय और जलीय भू रासायनिक चक्र, जो रासायनिक भू रासायनिक चक्र का मतलब है कि जो रासायनिक जो मटेरियल होता है वो जल, स्थल और वायु तीनों में सर्कुलेट होता है, एक चक्र चलता है, उसे बोलते हैं भू रासायनिक चक्र। अब इस भू रासायनिक चक्र की अगर मैं बात उस पर भी इफेक्ट डालती है नेगेटिव। ओजोन परत इतना नुकसान डालती है, इसलिए इस ओजोन परत की रक्षा करने हेतु, जब ओजोन परत नहीं रहेगी परावैंगनिक किरणें नुकसान डालेगी, इसकी रक्षा हेतु हमने कई इनिशिएटिव लिए गए थे। सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 इसको लेकर के, और इस कन्वेंशन में ये बोला गया कि सबसे पहले हम ओजोन का जो लेयर का कमजोर हो रही है उसके लिए रिसर्च करेंगे और हम ऐसी मानव निगरानी को बढ़ावा देंगे, मानव की निगरानी को बढ़ावा देंगे ताकि ये लेयर कमजोर ना पड़े। सबसे पहले कन्वेंशन होती है वियना कन्वेंशन। उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुई थी 1987 में। इसके अंदर बोला कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली जो रासायनिक है, जैसे इसमें क्या किया गया, CFC को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया था। CFC का उपयोग कम करने की बात की गई थी और बोला गया कि हम CFC की जगह HFC यूज करेंगे ताकि वो ओजोन को नुकसान ना पहुंचे। ये बात हुई थी 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन जब 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है काफी सक्सेसफुल रहा, इसके बाद ओजोन लेयर है वो बनी रही और CFC का यूज कम होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि CFC की जगह हमने HFC का यूज करना चालू किया। अब HFC से क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। HFC क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इससे जलवायु परिवर्तन बढ़ी। क्या बढ़ा, जलवायु परिवर्तन बढ़ा, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इसको भी हमें दूर करना पड़ा HFC को, इसलिए किंगाली कन्वेंशन हुआ। और किंगाली कन्वेंशन 2016 में हुआ, जिसमें यह कहा, यह कन्वेंशन हुआ 2016 में,
इसको लागू हुए 2019 में, और ये कहा गया कि 2047 तक HFC है उसके उपयोग को 80% कम करेंगे। हालांकि ध्यान रखना, HFC ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है, HFC ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो हमने जब 1987 के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब ओजोन परत को क्षरण को रोकने के लिए जो रासायनिक है उसमें हमने CFC को हटा दिया, उसके विकल्प के रूप में लोगों ने HFC का यूज किया। HFC से ओजोन का संरक्षण तो हुआ, बट वो क्लाइमेट चेंज में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, इसलिए इसको भी दूर करने के लिए 2016 में किंगाली कन्वेंशन हुआ। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट PCS में कई बार पूछा गया, किंगाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना इसको, ठीक है। तो प्री का फैक्ट है। इसके अलावा एक और बात अभी आई है कि 5 नई वेटलैंड को, भारतीय जो वेटलैंड है उनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया गया, अर्थात उनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इन 5 नई वेटलैंड है उनको शामिल किया गया है, ठीक है ना, है ना। तो इनको देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी वेटलैंड है नई शामिल हुई है, या उस वेटलैंड की हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, उस वेटलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें कौन कौन से वो देखो, 5 नए वेटलैंड शामिल की गई है, अब वर्तमान 54 हो गई है, जब तक ये डेटा है, हो सकता है अभी तक और चेंज हो गई होंगे, लेकिन जुलाई तक 54 हो गई थी। देखो, एक है करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, इसको शामिल किया गया, ये तमिलनाडु में है, और इसकी विशेषता ये है कि इस पक्षी अभ्यारण्य में इतने ज़्यादा ये पाए जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखने की बात है, इतने ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाता है, बस ये किस जो करीकिली पक्षी अभ्यारण्य है इसको कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके अलावा परिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है, ये चेन्नई के पास है वेटलैंड, और एक पिचवरम मैग्रोव, ये तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु की 3 वेटलैंड है, इनको जुलाई में शामिल किया गया। पाला वेटलैंड मिजोरम में है, मिजोरम की सबसे बड़ी ये वेटलैंड के रूप में जानी जाती है, 16 मीटर गहरी झील है यहाँ पर, और यहाँ पर मारा समुदाय के लिए सबसे पवित्र माना जाता है इसके बारे में। और इंडेंजर्ड हुलो गिब्बन यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ये इसके बारे में प्री के फैक्ट आपको याद रखना। सैंक आपको बताता है कि ये तो MP में है, ये मनिया नदी के पास इसको बनाया गया था, ये बनाया गया था कृत्रिम में, ध्यान रखना ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। और यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है, MP के माधव राष्ट्रीय उद्यान के महासमीप ये मुख्य रूप से वेटलैंड पाई जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्तमान में ये जुलाई तक का डेटा है, उसके बाद भी डेट हुई है, ये 54 है जुलाई तक का डेटा, वर्तमान में 59 हो चुकी है हालांकि, लेकिन अभी हम जुलाई तक पढ़ रहे हैं, वो आगे हम पढ़ लेंगे। तो जुलाई तक 54 रामसर स्थल है। अब देखो, रामसर स्थल का मतलब क्या है, वेटलैंड का मतलब क्या है, हमें समझाना। वेटलैंड आपको पता है कि वो क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी है, पानी और मिट्टी दोनों का मिक्सअप होता है, पानी रनिंग में हो सकता है, पानी ठहरा हुआ भी हो सकता है ना, उसको वेटलैंड के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें आपको पता है झीलें आती है, जिसमें अब दलदली भूमि, मैग्रो, पीट भूमि, ज्वारनदमुखी और प्रवालवृत्ति। देखो, प्रवालवृत्ति होती है समुद्र तटों के पास, ज्वारनमुखी होता है एस्चुरी, आप सभी ने सुना होगा एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब कोई पानी ऊपर से गिरता है नीचे खड़ा कर देता है, जैसे नदियाँ पश्चिमी घाट पे ऊपर से गिरेंगी, आपके यहाँ बहुत बड़ा मात्रा में खड़ा टाइप में कर देती है, वो बड़ी मात्रा में बनता है, उसको बोलते हैं एस्चुरी। इसके अलावा मैग्रोव, आपको पता है वो मैग्रोव वो वन जो लवणता के युक्त अपनी जड़ों से समाहित किए जाते हैं और ये पानी में होते हैं। दलदली भूमि आप जानते हैं, जहाँ पानी खचखच होता है, थोड़ा सा गीला होता है, उसको दलदली भूमि, और झील तो आप जानते हो, ये वेटलैंड के पार्ट होते हैं। वेटलैंड को हम बेसिक एनवायरमेंटल में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है वेटलैंड पर्यावरण के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ग्राउंड वाटर संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक, और वेटलैंड के अंतर्गत क्या हुआ कि इन वेटलैंड ये पर्यावरण के लिए, मानव संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए सबसे एक रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971, और 1971 के अंतर्गत रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल एक ट्रीटी भी हुई, जिसके अंतर्गत ये बोला कि हम वैश्विक लेवल से महत्वपूर्ण या वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण हम उन वेटलैंड का संरक्षण करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। तो उसके संरक्षण के लिए ये रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में, ध्यान रखना 2 फरवरी को हुई, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है, और भारत के द्वारा इसको 1985 में अपनाया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत यह है कि जिस स्थल को इसमें शामिल करना होता है उसको कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। 9 मापदंड है दिए हैं इसने, हमें उन्हें डिटेल से नहीं जाना है। इसका नॉर्मल ये है कि ऐसी वेटलैंड जहाँ पर बहुत सारी प्रजाति है उनको वो आवास देता हो, और जहाँ पर 20,000 से अधिक जल पक्षियाँ रहते हो, उस एरिया को हम उस वेटलैंड को हम रामसर कन्वेंशन में शामिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये ज़्यादा काम का नहीं है। C14 का कार्बन पद्धति के बारे में एक है राइट टू रिपेयर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है। राइट टू रिपेयर,
राइट टू रिपेयर का मतलब यह है कि आप अगर देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाल ही में हमारे उपभोक्ता मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पर एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो वस्तुओं के विनिर्माता है, वो इस तरीके से वस्तु बनाए ताकि उनका रिपेयर हो जाए। आजकल हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें, आजकल मोबाइल खरीदा कोई, उसकी स्क्रीन को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक बार टूट गई दोबारा आप सही नहीं करा सकते। मोबाइल में चिप ऐसी लगाई जा रही है, एक बार खराब हो गई आप नहीं लगा सकते। इससे क्या होता है कि उससे वस्तुओं का एक तो क्या है कि पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि वो वस्तु एक तरह से डैमेज हो जाएगी, पर्यावरण में फेंकेंगे हम उस प्लास्टिक के रूप में किसी भी तरीके से, और इससे उपभोक्ताओं का ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए हम राइट टू रिपेयर की बात कर रहे हैं ताकि आसानी से जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जिनको आसानी से रिपेयर किया जा सके, इसकी बात हो रही है। और इसको हमने भी अब थोड़ा सीरियस लिया है। इसका उद्देश्य है कि हम लाइफ मूवमेंट चलाएं। आपको पता है, एक लाइफ मूवमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, लाइफ मूवमेंट भी हम चला रहे हैं। तो लाइफ मूवमेंट पर बल देने के उद्देश्य से हमने कोशिश की है कि राइट टू रिपेयर है, इसको स्वीकार किया जाए। और राइट टू रिपेयर के अंतर्गत वही बात है कि उपभोक्ताओं को प्रमाणिक पुर्जे उपलब्ध कराने की मांग की जाए, यानी कि किसी वस्तु है उसके पुर्जे मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी वस्तुएं जिनकी आपको उनके एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, किसी मोबाइल की एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, गूगल, मतलब आपने अगर एप्पल का कोई चीज़ खरीद ली, उसकी आसानी से आपको एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, तो आप एक बार खो गई बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपको मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। इसलिए और राइट टू रिपेयर है, इसको कई देशों ने मान्यता दे रखी है। यूएसए, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई देशों ने राइट टू रिपेयर को स्वीकार कर रखा है। हालांकि हमारे यहाँ इस पर फ्रेमवर्क करके वार्ताएं चल रही है, लेकिन राइट टू रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ताओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए अब राइट टू रिपेयर का आपको पता ही है, तो सब चीज़ें बेसिक जानते हो कि इससे उपभोक्ताओं को धन की बचत होगी, पर्यावरण पर कम होगा, और योजनाबद्ध तरीके से हम बाजार की एक ऐसी कल्चर को डेवलप कर देंगे जो ऐसे उपकरणों को डिजाइन करें ताकि उनका रिपेयर आसानी से हो सके, ठीक है। और राइट टू रिपेयर से संबंध ये बेसिक चीज़ है कि राइट टू रिपेयर को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई हम राइट टू रिपेयर करेंगे, तो इससे क्या है कि कोई वस्तु है उस पर मान लो किसी को पेटेंट मिला है, किसी को कोई अधिकार मिला है किसी कंपनी को, और उसका रिपेयर करना आसान है, फिर उस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। लोग रिपेयर कर लेंगे, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, फिर तो आसानी से लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट की कॉपी बना सकते हैं। इसलिए थोड़ी इसमें दिक्कत है, चैलेंजेस है इसमें, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं। इसके अलावा एक प्रिय क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये लाइफ मूवमेंट क्या है। तो लाइफ मूवमेंट क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा COP26 में, जो ग्लासगो में हुआ था, आपको पता है COP26 ग्लासगो में हुआ, और COP26 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लाइफ मूवमेंट को प्रेजेंट किया गया। लाइफ मूवमेंट है, इसको बताया गया दुनिया के समक्ष, और बोला गया ये इंडियन कल्चर का तो पार्ट है ही है। इंडियन कल्चर पहले ऐसी थी कि जहाँ पर मानव की जीवन शैली पर्यावरण के अनुरूप थी। तो इसमें यह बोला गया कि हमें एक ऐसी जीवन शैली को डेवलप करना होगा, ह्यूमन लाइफ को डेवलप करना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, अथा पर्यावरण फ्रेंडली हो। अर्थात जैसे इसका एग्जांपल कैसे, अगर लोग मान लें नॉर्मली कि जैसे लोग आजकल एसी का ज़्यादा यूज करते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन फ्लोर, सीएफसी आती है, ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है, कार्बन इमिशंस होता है। और उसको रोकने के लिए हम ऐसे घर बनाएं ताकि उनका वेंटिलेशन हो, उनकी जरूरत ना पड़े। फिर लोग आजकल खाना ऐसा खाना खाते हैं, खाने भी ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी पर्यावरण की चीज़ों को हमें कंज्यूम करना पड़ता है, तो पर्यावरण पर नुकसान पहुंचता है। तो हमें एक ऐसी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जिससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो उसी को लेकर के ये मूवमेंट चला है, ठीक है। इसके अलावा एक है हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच नियम। विद्युत मंत्रालय आपको पता है ग्रीन एनर्जी संबंधित नियम बनाते हैं, और इसमें 2022 में कुछ नए नियम है उनको जारी किया गया है। इसमें क्या किया गया कि सभी उपभोक्ताओं को ग्रीन एनर्जी तक पहुंच के लिए, पहले ये था कि ग्रीन एनर्जी तक वही पहुंचेगा, मिनिमम उसको कितनी एनर्जी खरीदनी पड़ती थी, 1 मेगावाट। अब बोला कि कोई 100 किलोवाट भी खरीदेगा तो आसानी से वो पहुंच सकता है। इसके अलावा डिस्कॉम कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन कंपनी को हरित ऊर्जा की आपूर्ति का अधिकार दिया गया। उनको स्वच्छ ऊर्जा को खरीद सकती है, किससे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से। इसके अलावा वितरणकर्ता जो लाइसेंस धारक हैं, इनको आरपीओ प्रावधान किया गया। आरपीओ क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, आरपीओ का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट, ये एक तरह से कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि कोई डिस्कॉम कंपनी जो ऊर्जा का वितरण करती है, ऊर्जा वितरण कंपनी है, कोई डिस्कॉम कंपनी जो ऊर्जा का वितरण करती है, उसमें आरपीओ के अंतर्गत कहा गया है कि एक निश्चित अनुपात उसको रिन्यूएबल एनर्जी से ही यूज करना पड़ेगा, वो दायित्व है उसका।
हालांकि जीवाश्म का तो यूज करेगी, जैसे कार्बन के माध्यम से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगी, लेकिन एक निश्चित अनुपात उसको ग्रीन एनर्जी से ही यूज करना पड़ेगा, और उसे बोला है आरपीओ। तो ऑब्वियसली उसमें आरपीओ को अंतर्गत उसको सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। इसके अंदर उपभोक्ता को हरित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये चीज़ है बेसिकली कुल मिला के कि हम रिन्यूएबल एनर्जी उसको बढ़ाने के लिए ये काम किया है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको हालांकि प्री में इसका क्वेश्चन बढ़ सकता है, यूपीएससी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ सकती है, और आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, यूपीपीसीएस ने भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टेट पीसीएस में बेसिकली इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो करंट की बात तो मैं बताता हूँ, करंट ऐसा कुछ नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो एक नेचुरल आपके कॉन्सेप्ट वाला या बेसिक का टॉपिक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है, लेकिन हाल ही में करंट में इसलिए आया कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे गोडावान बोलते हैं, 100 ही बचे, 100 से भी कम बचे, इनकी संख्या बहुत से कम है, स्पेशली राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब हुआ क्या था कि अभी इनकी संख्या घटी है, इसकी संख्या की चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक डिसीजन भी दिया था। ज़्यादातर क्या होता है कि ये पक्षी उड़ते हैं, और जैसे कोई अगर बायर जा रहा है उससे चिपक जाते हैं, इससे मर जाते हैं। हाई और टेंशन वाली जो बिजली होती है, बड़ी बायर 11,000 kV वाली बिजली होती है, उनमें ऑब्वियसली बेचारे हर जगह आपने बायर कर रखे हैं, अब इनको पता नहीं लगेगा, आसानी से चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में इनकी संख्या घटी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कमेटी बनाते हुए कहा कि राजस्थान और गुजरात जहां पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है, वो हाई टेंशन बिजली को वायर के माध्यम से न लेकर के ग्राउंड लेवल पे दे, ग्राउंड आधार पर दे, भूमि के अंदर दे, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी अगर वायर रहेंगे तो पक्षी मरेंगे उसमें ज़्यादा, इससे अच्छा है कि उनको ग्राउंड लेवल ग्राउंड में दे। तो इसलिए अंडरग्राउंड में करने का ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस कार्य की प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए एक 3 स्तरीय कमेटी बैठी, और 3 स्तरीय कमेटी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने स्पष्ट बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर है, उनको यदि हम ग्राउंड लेवल पर अंडरग्राउंड करेंगे तो हो सकता है कि उनसे पानी के टाइम पर, बरसात के टाइम पर सुरक्षा को खतरा हो जाए, ठीक है, करंट आ जाए। दूसरी बात, उनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और तीसरी बात, उससे बिजली भी रनिंग फास्ट नहीं होगी, इसलिए बिजली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं स्वीकार किया गया था, ठीक है। लेकिन आपको ग्रेट जो इंडियन बस्टर्ड है इसके बारे में पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ कि इसका पर्यावास कहाँ पर पाया जाता है। हैवी टेंट वह क्षेत्र होता है जहाँ पर विशेष क्लाइमेट के माध्यम से कोई स्पीसीज पाई जाती है। वो स्पीसीज हो सकती है पादप की भी हो सकती है, और वो हो सकती है जीव की हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से एक क्लाइमेट है, शुष्क और अर्ध शुष्क वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियों में खुला क्षेत्र होता है, लंबे घास से युक्त कृषि क्षेत्र होता है, वहाँ पर पाया जाता है। ध्यान रखना, सिंचित इरिगेशन वाले एरिया से बसते हैं, वहाँ पर नहीं पाए जाते, ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, राजस्थान में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और भारतीय उपमहाद्वीप की ये इंडिजिनियस स्पीसीज है। इसे IUCN द्वारा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसके प्रमुख स्थल की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है राजस्थान में, नलिया गुजरात, बरोरा महाराष्ट्र और बेल्लारी कर्नाटक। इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से 4 ये जो डेजर्ट 4 जो नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर नॉर्मली पाए जाते हैं। तो इसके बारे में चीज़ें आपको ध्यान रखने। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर मैं बात करूँ तो खतरा यही है, एक तो शिकार हो रहा है, और पर्यावरण को नुकसान और हरियाली के लिए राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, और शिकार द्वारा इनके अंडों का शिकार करना, और इसके अलावा जो हाई टेंशन वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायर है, इनकी वजह से भी इसको नुकसान हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2006 से 2016 चलाई गई, 2002 से 2016 चलाई गई थी, और वन्यजीव पर्यावासों के लिए एकीकृत विकास के तहत रिकवरी कार्यक्रम। ध्यान रखना, ये एक होलिस्टिक कार्यक्रम है जिसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज को, उनके हैवी टेंट को सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है। तो इसका पहले क्वेश्चन बन सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के। इसके अलावा एक मोनार्क बटरफ्लाई है, IUCN द्वारा पहली बार इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई की संख्या में मोनार्क पाई जाती है, लेकिन अभी इसके संकट को देखते हुए IUCN द्वारा इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में रख दिया गया है। विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में देखी जाती है, और ये उत्तरी अमेरिका में लाखों जो ये है बटरफ्लाई पाई जाती है, लॉन्ग टाइम पर वहाँ रहती है। इनका खतरा क्या, एक तो इनके हैवी टेंट को नुकसान हो गया। कृषि में हम आजकल क्या, बटरफ्लाई ऑब्वियसली कृषि मतलब कीट के रूप में और पादपों के ऊपर पाई जाती है उनके, लेकिन आजकल हम क्या है कि कीटनाशी यूज कर लगे, पॉइजन है,
अपनी फसल को बचाने के लिए हम अलग तरह तरह के केमिकल उनका यूज करते हैं, उसकी वजह से बटरफ्लाई जो उनका कंज्यूमिंग करती थी उनको वो जहर के रूप में आ जाता है और उससे बड़ी मात्रा में मर जाती है। तो कीटनाशी और शाकनाशी को यूज करते हैं, इसकी वजह से भी इनका पतन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन ऑब्वियसली इतना नुकसानदायी देता ही इसकी वजह से। तो ये इसकी बात की जा रही है और उन्होंने बोला कि अगर इनको बढ़ाना है तो हमें मिल्क बीड रोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मिल्क बीड नाम का ये पौधा है, इस पर बटरफ्लाई बड़ी मात्रा में डिफेंड करती है। हेम तेंदुआ की बात करें तो हाल ही में हेम तेंदुआ की बात करें तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के एक अध्ययन के अनुसार हेम तेंदुआ अपनी शाकाहारी शिकारी प्रजातियों जैसे साइबेरियन आइवेक्स और नीली भेड़ की आबादी को नियंत्रित करता है। हिम तेंदुआ, और इसलिए हिम तेंदुआ के मेन कारण है कि हिम तेंदुआ लंबे समय तक अनुपस्थित वनस्पति की कमी के कारण बन जाते हैं। कहा जाता है कि हिम तेंदुए की ये इसमें ये बात हो रही है कि हिम तेंदुआ आजकल उन अपनी शिकारी प्रजातियां जैसे उनकी आबादी को नियंत्रण करने, जैसे ये नीली भेड़ है, साइबेरियन आइवेक्स है जो मुख्य रूप से शाकाहारी है, क्योंकि हिम तेंदुआ भी इसी पे डिपेंड है। तो अब लंबे टाइम तक अगर किसी क्षेत्र में वनस्पति बर्फ जमी रहती है तो हो सकता है कि वहाँ पर वनाच्छादन कमजोर रहेगा, इससे वहाँ पर उसकी कमी रहेगी और इसकी वजह से हिम तेंदुआ को नहीं मिल पाता है। तो हिम तेंदुआ इसको थोड़ा कंट्रोल करने की, इनकी आबादी जो इनको कंज्यूम करती है इनकी आबादी को कंट्रोल कर रहा है ताकि इसका कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो। हिम तेंदुआ के बारे में अगर जाने तो ये भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में आता है, अर्थात सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है शेड्यूल के अंतर्गत। आयुष्यन के अंतर्गत इसको वल्नरेबल में रखा गया और पर्यावास नॉर्मली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। संकट की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई शिकारी प्रजाति आ गई या मानव जीव संघर्ष की वजह से भी इनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक देखो, ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्री के। ठीक है, इसके बाद आता है लाइट मेल्टेड अल्बाट्रॉस, लाइट मेल्टेड अल्बाट्रॉस या फोवेट्रिया बोलते हैं। देखो नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं भी रहे तो नजर में रहना चाहिए और इतना ध्यान रखना चाहिए ये है क्या है। ये आर्कटिक समुद्र का एक स्थानिक पक्षी बस, और कहाँ पाया गया, रामेश्वरम तट पे पाया गया। इससे आपका काम चल जाएगा। नॉर्मली ये नियर थ्रेटन्ड में आता है। क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लाइट मेल्टेड अल्बाट्रॉस क्या है, तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि आर्कटिक समुद्र की एक इंडिजिनियस बर्ड है जो रामेश्वरम के हमारे तमिलनाडु में उसको देखा गया है और पहली बार एशिया में इसकी उपस्थिति देखी गई है। नॉर्मली कहाँ पर पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है। इसके अलावा एक अगला आपका बना था आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2022 के लिए मंच, यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब है कि डिजास्टर की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय, हम वो सारे उपाय अपनाएंगे क्योंकि डिजास्टर आएगी। डिजास्टर नेचुरल भी है, डिजास्टर मानव ह्यूमन मेड भी है, तो डिजास्टर आएगी, लेकिन उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें उन उपायों को बढ़ावा देना होगा। उसी के लिए 2015 में एक सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क यूएन की उसमें हुआ था, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि हम जो हमारी ये सेंडाई आपदा न्यूनीकरण है इसको कम किया जाएगा और हमें ऐसे उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे आपदा के प्रभावों को सीमित किया जा सके। उसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क आया था और सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद जब 2015 में इसको स्वीकार किया गया था तो ये डिसाइड किया गया कि इसकी हर वार्षिक बैठक होगी। उसी की 7वीं बैठक है वो हाल ही में इंडोनेशिया के बाली क्षेत्र में होगी। बाली द्वीप, आपको पता है इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और हाल ही में आपको पता है थोड़े दिन पहले बाली में ही G20 का सम्मेलन भी हुआ था। अभी भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन, लेकिन इससे पहले बाली में हुआ था, तो बाली काफ़ी फेमस है। और इस सम्मेलन में बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस 2022 में कुछ निष्कर्ष निकाले गए और निष्कर्ष में ये कहा गया कि हमें आपदा न्यूनीकरण करना है, लेकिन पूरे समाज के लिए करना है और समाज की भागीदारी के लिए करना, मतलब जो सोसाइटी का कोऑपरेशन इसमें होना चाहिए। सोसाइटी के पार्टनरशिप के बिना हम आपदा न्यूनीकरण को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, ये इसमें मेन बात हुई थी। तो ध्यान रखना है सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसके बाद आता है कोस्ट लाइन एरोजन। कोस्ट लाइन इरोजन मतलब समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र की लहरों की वजह से उनका तटीय क्षेत्र कमजोर होकर के वो उसका अपर्दन हो जाना कोस्ट लाइन इरोजन कहलाता है। हाल ही में भारत के अगर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक अध्ययन किया गया था और अध्ययन किया गया लगभग 28 वर्षों का, लगभग 1990 से लेकर 2018 तक एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन को किसने किया था, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था। इसने बोला गया, जो ऑब्वियसली कहा किसके अंतर्गत आता है, हमारे पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अर्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस अध्ययन में इसने लगभग
भारत की 7,000 लंबी 7,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, उसका पूरा विश्लेषण किया और उसने बोला कि भारत के लगभग इस तट के 26% जो तट है उनका क्या हो रहा है, अपरदन ज्यादा हो रहा है, सॉरी उनका समुद्र तट का विस्तार देखा जा रहा है और 40 ऐसे हैं जो स्थिर अवस्था में और बाकी रिमेनिंग ऐसे हैं जो आपदा अपरदन से शामिल हो रहे हैं। अर्थात ये कहा गया है, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका मतलब यह है कि भारत के 34% जो तट है वो क्या हो रहा है, अपरदन से प्रभावित है। 26% तो ऐसे हैं कि तटी बड़े हैं, मतलब भूभाग बड़ा है, और 40% ऐसे हैं जो स्थिर है और 34% में हमने क्या देखा है, अपरदन देखने को मिला है। ठीक है, 3 बात समझे ना। तो ये है, अब अपरदन से प्रभाव क्या होता है, अगर ऑब्वियसली अगर अपरदन होगा तो वहाँ के जैसे यहाँ तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो अपरदन की वजह से नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु वो भी नष्ट हो जाएंगे, उपजाऊ भूमि होगी वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए, और यहाँ पर कोई अगर तटवर्ती क्षेत्रों में आपने देखा होगा बीचों के सामने सड़क बनती है, कोई अवशेषण जारी हो उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए अपरदन की वजह से बड़ी मात्रा में नुकसान है। अपरदन को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा, स्पेशली कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए, जिसके अंदर एक है तटीय संवेदनता सूचकांक। एक सूचकांक के माध्यम से एक मैपिंग की गई थी कि कौन से एरिया जो सेंसिटिव है और जिससे कि हम उन एरियाज को अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। यह किया गया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा। इसका मुख्य काम यही है कि कोस्टल मैनेजमेंट को ध्यान दें, तो इसके द्वारा एक तटीय संवेदनता सूचकांक जारी किया गया। ध्यान रखना, पहले का क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कौन जारी करता है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पता है हमने इंटीग्रेटेड कोस्टल एरिया मैनेजमेंट चलाया गया है, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल एरियाज के जो मैनेजमेंट योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत यह है कि जो तटीय है उसमें चाहे हम तटीय संसाधन है या तटीय पर्यटन है उनको हम सस्टेन करेंगे, सतत बना करें और उनका अधिकतम यूज हो इसके लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की हमने स्थापना की गई है, जो तटीय संसाधनों का और पर्यावरण का संरक्षण पर रिसर्च और अनुसंधान करेगी। ये हमने काम किए हैं तटीय प्रबंधन के लिए। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए, कोस्टल इरोजन के प्रभाव क्या है, कोस्टल इरोजन क्या है, तो फैक्ट के माध्यम से बताना है कि कोस्टल इरोजन ये होता है, भारत के लगभग 34% जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल इरोजन से इफेक्ट है और इसका प्रभाव ये होता है कि वहाँ की इकोसिस्टम पे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे, वहाँ के कृषि की प्रोडक्टिविटी पे, वहाँ की इंफ्रा पे, पॉइंट बाय पॉइंट इसके उपाय आपको मतलब इसके इफेक्ट बताने। इसके बाद सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं 3-4 पॉइंट बताने, इससे आपका मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। इसके बाद आपका अगला एक छोटा सा प्री क्वेश्चन है, ये यूपीएससी आजकल आपको पता है प्री के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लाइनदार क्वेश्चन पूछने लग गई। पिछली बार देखा गया कि कौन सा सबसे मतलब कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर हो चुका है, कोची एयरपोर्ट का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर स्थापित की गई है, एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना के रामागुंडम क्षेत्र में स्थापित की गई है, हाई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद आता है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यानी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए या सतत शहरीकरण को बढ़ावा देने हेतु ये इंडेक्स एक मूल्यांकन के आधार पर जारी की जाती है। किसके द्वारा, ग्लोबल प्रॉपर्टी एडवाइजरी नाइट फ्रैंक, यानी कि हम कह सकते हैं वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये काम के लिए। और इसमें भारत के 4 शहर हैं वो टॉप 20 में शामिल हुए हैं और इसमें जो मापदंड है वो क्या है कि शहरीकरण का दबाव, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन और शहरी सरकारी पहल, इनके आधार पर इसको जारी किया जाता है। भारत ने 2021 में हरित बॉन्ड की कुल राशि के मामले में एशिया प्रशांत में भारत छठा सबसे बड़ा बात, यानी भारत ने दुनिया में ग्रीन बॉन्ड जारी किए। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है उन बॉन्डों से मिलने वाली इनकम का खर्चा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन या हम पर्यावरण संरक्षण या फॉरेस्टीकरण इस पे बढ़ावा देंगे। तो भारत दुनिया में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा छठा नंबर का वो है जिसने वो एक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए फंडिंग के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये पार्ट था पर्यावरण वाला पार्ट जो जुलाई का था वो कंप्लीट हो चुका है। देखो ये प्री के क्वेश्चन बनेंगे, इनको छोटे छोटे पॉइंट नोट डाउन करो ताकि आपको दोबारा चीज़ खत्म ना, मतलब देखो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आपके प्री में आती है। और अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ लो विजन की तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी।
आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर करवा देता है। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को हम इसमें पढ़ते हैं। सोशल इशू के अंतर्गत अगर हम देखें तो मेनली ये 2 टॉपिक थे, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्ट सोशल इशू में है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक। ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर राज्यों का जो सूचकांक है उसकी बात की गई है इसमें, कि देखो हुआ क्या है कि इसमें राज्यों का सूचकांक उसको जारी किया गया है और स्पेशली इसका बेस बनाया आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कि 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो इम्प्लीमेंट हुआ था 2013 का, तो हाल में केंद्रीय जो मंत्री है खाद्य मंत्री उसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के इम्प्लीमेंटेशन ध्यान रखना, उनके इम्प्लीमेंट कितना किया है उसकी रैंकिंग जारी की गई है राज्यों की, ध्यान रखना। तो इस रैंक में आपको पता है कि अगर देखें तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश टॉप पे हैं, और अगर अदर पूर्वोत्तर और हिमालयी देशों की बात करें तो हिमाचल, त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम टॉप पर है इसमें। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसका आधार है राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 का है क्या है, इसको देख क्वेश्चन। अब देखो आप बोलते करंट कुछ नहीं, ये 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इस बार इसकी रैंकिंग जारी की गई खाद्य मंत्री के द्वारा। इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर राज्यों की रैंक जारी की गई, किस राज्य ने अच्छा किया, किस राज्य ने बुरा किया, उसके आधार पर ये रैंक जारी की गई है। और इस रैंक के जो मापदंड है वो हमने देख ही लिए। इस मापदंड यह कि राज्यों ने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने कितने लोगों को टारगेटेड किया और उन तक चीजें पहुंचाई, आपूर्ति तंत्र को देखा है और विभिन्न विभागों के क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की पहल है, उनका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया, इसके आधार पर इसमें रैंक दी गई। तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के कार्यकाल का सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम माना गया है इसको। कांग्रेस सरकार के द्वारा, जब 2013 में कांग्रेस सरकार थी उसी के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो इस अधिनियम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात है कि अधिनियम राज्य के जनकल्याणकारी स्वरूप का आधार है कि राज्य भारत एक राज्य जनकल्याण का राज्य और राज्य के जनकल्याणकारी स्वरूप का आधार है। और दूसरा खाद्य सुरक्षा के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए, और तीसरा खाद्यान्न को कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने, 3 मुख्य पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए 2013 का एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत के स्टेट की वेलफेयर स्टेट को दिखाता है, भारत की फूड सिक्योरिटी को दिखाता है, और इस आधार पर खाद्यान्न को एक कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया था इस 2013 के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमने पहले केवल टारगेटेड जो हमारा सिस्टम था कि हम टारगेटेड जो पीडीएस सिस्टम है उसी पे फोकस करेंगे, इसमें उसको टारगेटेड को पीडीएस में कन्वर्ट कर दिया। पीडीएस का मतलब है कि भारत की लगभग 75 से 70 से लगभग 60 से 70% आबादी इसमें कवर होगी। तो इसको पीडीएस में कन्वर्ट किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को रखा गया था, और इसके अंतर्गत मानव जीवन के खाद्य पोषण, उनके गरिमापूर्ण जीवन, इनको सुनिश्चित करने के लिए लगभग 36 राज्य उनमें लागू हुए और 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला। 81 करोड़ लोग इसमें कवर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी इसमें एक क्वेश्चन है वो आपको हम देंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो अधिनियम है इसकी विशेषता बताते हुए किस तरीके से जनकल्याण का राज्य में ये स्थापित करता है और उसकी चुनौतियां मुद्दे बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बनेगा। करंट में यह कि इसकी अभी रैंक जारी की गई कि किसने अच्छी परफॉर्मेंस की। तो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मामला क्या है, वेलफेयर स्टेट के रूप में, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी गरिमापूर्ण जीवन, जो व्यक्ति की आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो व्यक्ति की लाइफ को गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, वो गरिमापूर्ण, अगर आप बताओ कि व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन बिना खाद्यान्न के पॉसिबल नहीं, वो चीज़ इसमें हमने देखी। इसमें आपको पता है केंद्र और राज्यों को इस एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रों को ये जिम्मेदारी, केंद्र की क्या जिम्मेदारी है कि वे राज्यों के लिए फूड मतलब खाद्यान्न उपलब्ध करवाएं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाएं, उनके लिए गोदाम उपलब्ध करवाएं। केंद्र सरकार देगा ये।
राज्य क्या करेंगे, जो लाभार्थी है उनकी पहचान करेंगे, उनको राशन कार्ड जारी करेंगे, और जो डीलर है जो राशन सुविधा फैसिलिटीज करते हैं, जो राशन सुविधाएं देते हैं, राशन देंगे, उन डीलरों को लाइसेंस देंगे। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट यही होगा कि हमने मेन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पे छोड़ दिया, इसलिए बहुत सारे स्टेटों में इसमें करप्शन पाया गया और बहुत सारे स्टेटों में इसमें अच्छाई पाई गई। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो असमानता है उसका मेन कारण यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन का मेन काम हमने राज्यों पे छोड़ दिया। सुविधा तो हमने किसको, सुविधाएं सारी चीजें तो हमने प्रोवाइड करवाई केंद्र ने, लेकिन उसका ऑपरेशनल जो चीज है इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया था राज्यों के द्वारा। उसमें चाहे लाभार्थियों को पहचान करने इसमें करप्शन होता है, डीलर इसमें करप्शन होता है, खाद्यान्न को पहुंच करने में इसमें करप्शन, तो मेन करप्शन का पॉइंट इनके पास था। इसकी वजह से कई राज्यों में इसमें असमानता देखने को मिली। अब सबसे बड़ी बात है कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसकी मेन विशेषताएं क्या है। ये यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में आपके क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले है कि खाद्यान्न के लिए आप कौन को हम बेनिफिशियरी मानेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो पात्र जो परिवार है जो इसके बेनिफिशियरी होंगे उनको 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो उसको क्या दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा, यानी कि रियायती दर पर। और ये जो रियायती दर है ना, ये केंद्रीय निर्गत मूल्य है। एक होता है एमएसपी जो केंद्रीय आगत मूल्य होता है जिसपे सरकार खरीदती है, एक होता है सीआईपी जिसपे सरकार बेचती है। इतने मूल्य पर सरकार खरीदेगी 18 रुपये किलो, बेचेगी 2 रुपये किलो, तो ऑब्वियसली सरकार कहाँ से देगी, ये अपनी पॉकेट से देगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें रियायती मूल्य पर खाद्यान्न सुविधाएं मिलती है, अर्थात समाज का वह वर्ग जिसको खाद्यान्न है 2 रुपये किलो हर कोई खरीद सकता है, आपको पता है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के, आप सभी को मैं पहले ऑलरेडी कई बार वीडियोज में बता चुका हूं कि खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं और 3 आयामों के आधार पर इसको हमेशा डिफाइन करना है। खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें 3 आयाम है। एक तो है खाद्यान्न की पहुंच, एक है खाद्यान्न की गुणवत्ता, एक है खाद्यान्न की उपलब्धता, एक खाद्यान्न की गुणवत्ता और एक है खाद्यान्न की पहुंच। खाद्यान्न की उपलब्धता यानी कि आपका एग्रीकल्चर, खाद्यान्न गुणवत्ता यानी पोषण था तो पोषण मिशन, और खाद्यान्न की पहुंच यानी कि आपका पीडीएस सिस्टम। ये 3 पॉइंट इसमें शामिल होते हैं, तब जाके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो जो पीडीएस सिस्टम है इसमें खाद्यान्न की उपलब्धता जो है आपकी पहुंच वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे किससे, रियायती मूल्य पे खाद्यान्न उपलब्ध। फिर जनसंख्या इसमें अगर काम करें, हम कवरेज की बात करें तो इसमें जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अंतर्गत, 2011 की जनगणना के अंतर्गत इसमें लगभग ग्रामीण क्षेत्र के 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्र के लगभग 50% जनसंख्या को कानूनी अधिकार दिया गया था, अर्थात टोटल 67% जनसंख्या को इसमें कवर किया गया था। इसमें 2 श्रेणियां रखी गई थी, पहली अंत्योदय अन्य योजना वाले परिवार और दूसरी प्राइमरी वाले परिवार, जो प्राथमिकता वाले परिवार। अंत्योदय योजना क्या है कि हमने पहले से चला रखी थी, जिसमें 35 केजी प्रति परिवार क्या देंगे हम पर मंथ अनाज सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो वो कहा गया कि जो अंत्योदय की योजना के अंतर्गत है उनको तो कितना मिलेगा, 35, जिन्हें हम क्या बोला गया, प्राथमिकता वाले परिवार बोलेंगे, और अन्य परिवारों को 25 केजी पर मंथ मिलेगा। ये इसमें सुविधाएं रखी गई थी, ठीक है, अनाज की। इसके अंतर्गत इसमें केवल खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं बल्कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का दूसरा पॉइंट क्या है, पोषणता। इसलिए खाद्य सुरक्षा की पोषणता के लिए जो स्तन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है, स्तनपान जरूरी है, तो स्तनपान के लिए महिलाओं को 6,000 रुपये मातृत्व लाभ भी दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील जैसी योजनाओं का भी इसमें, जैसी योजनाओं के आधार जैसी योजना चल रही है उनको भी, महिलाओं को भी उनकी सुविधाएं प्रदान की गई है, महिलाओं तक भी उनकी पहुंच हो और महिलाओं को भोजन का अधिकार दिया गया है, स्पेशली गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा भत्ता, अगर किसी जगह खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती तो उसके बदले उसको खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। टीपीडीएस इसके अंदर यह है कि पूरी तरह केंद्र और राज्य सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करेंगे, विशिष्ट पहचान के आधार पर, यानी आधार के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करेंगे ताकि इसमें सुलभ है। ये इसके क्या रखे गए थे, इसके विशेषताएं थी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें एक चीज क्या रखा गया, एक विवाद निपटान तंत्र की बात की गई थी, शिकायत निवारण तंत्र, इसकी स्थापना की।
तो खास सुरक्षा अधिनियम जो है वो हर लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन इस खास सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक चुनौती थी। जो पीडीएस सिस्टम की चुनौती है वो इसकी चुनौती है। पहली चुनौती है लाभार्थियों की पहचान। सबसे बड़ी बात है लाभार्थी, क्योंकि इसमें एक तो बड़ी बात है, आपने 67% जनसंख्या ले ली। क्या भारत की 67% जनसंख्या गरीब? गरीब तो 21% है। तो 20 हमें पहले टारगेटेड लाभार्थी लेने चाहिए थे। आपने बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल कर दिया। इसकी वजह से जो वास्तविकता से जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको फायदा नहीं मिल पाता। वास्तविक लाभार्थी तो प्रवासी है, आदिवासी है, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने पूरी जनसंख्या कवर कर दिया। तो लाभार्थियों की आइडेंटिफिकेशन करने का जो तरीका है, एक तो वो गलत है, और दूसरा इसमें पहचान करते टाइम ही जो बोगस एंट्री होती है, जो करप्शन होता है, वो भी गलत है। साहब सबसे बड़ी बात है पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो सप्लाई सिस्टम है, जैसे अगर सरकार इनको फूड प्रोवाइड करवाएगी, सरकार अनाज प्रोवाइड करवाएगी, तो उसको चेंज करके कम गुणवत्ता वाला अनाज है वो शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी चोरी कर ली जाती है। तो ऐसे सिस्टम बहुत ज़्यादा हुए। इसके अलावा स्टोरेज सिस्टम नहीं है एफसीआई के पास, जिसकी वजह से लगभग देखा जाए 67 मिलियन टन पर ईयर हमारा खाद्यान्न खराब हो जाता है। 67 मिलियन टन लगभग। और इसी वजह से हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम में असमानता देखने मिलेगी। जिन राज्यों के पास भंडारण क्षमता अवेलेबल है उन राज्यों में सक्सेसफुल है, जिन राज्यों के पास नहीं है उन राज्यों में सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी बात, इसकी वजह से सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ऑब्वियसली मैंने बोला कि इसकी वजह से सरकार का सालाना लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए घाटा बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार एमएसपी पे खरीदेगी और सीआईपी पे बेचेगी। खरीदेगी 18 रुपए की, बेचेगी 1 रुपए की, 70 रुपये पर केजी सरकार को क्या होता है, घाटा होता है। तो आप लगा सकते हैं कि पर ईयर 1.70 लाख करोड़ रुपया घाटा होता है। अब आप ये बताओ, अगर यदि हम इसको लाभार्थियों तक रखें तो सरकार का घाटा होता 50,000 करोड़, बाकी 1 लाख करोड़ रुपया सरकार और इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। इसलिए इसके वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना जरूरी है, हर किसी को ना प्रोवाइड, ये इसमें कमी। दूसरी बात, लाभार्थियों को अपडेट नहीं। कोई ये आप डेटा ले लो 2013 का, अब कोई मर गया होगा उसका भी खाद्यान्न ले रहा है। समय समय पर जो बेनिफिशियरी है और जनसंख्या की स्थिति है उसको हमें इस पर क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। और केवल अनाज, इसमें यह कहा गया है खास सुरक्षा अधिनियम में कि चावल गेहूं को शामिल किया गया है। अगर भाई पोषणता की बात करना चाहते हो तो इसमें दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा इससे सबसे बड़ी बात है, अब देखो मैंने तो इसमें एक इन्होंने जो बीजन की मंथली मैगजीनियस का चुनौतियां बताई उस आधार पर बताई है। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा इसमें कि आपको 3 पॉइंटों के आधार पर लिखनी है हमेशा। मुद्दे 3 मुद्दे पकड़ो, 3-4 मुद्दे पकड़ो। पहला है लाभार्थी, दूसरा है खाद्यान्न गुणवत्ता, तीसरा है अर्थव्यवस्था, है ना। इनको अर्थव्यवस्था में 3 पॉइंट आएंगे इसमें। अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होगा, राजकोषीय घाटा होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये होगा लाभार्थी पहचान, खाद्यान्न गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था में होगा। तो देखो अब लाभार्थी पहचान सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लाभार्थी पहचान सही से नहीं कर रहे, इसलिए खाद्यान्न गुणवत्ता पोषणतापूर्ण खाद्यान्न का भाव है, इसलिए। और यहाँ आप डेटा दे सकते हो। अर्थव्यवस्था, अगर सरकार ज्यादा करेगी सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, और राजकोषीय घाटा बढ़ने के साथ साथ सरकार का इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार मार्केट से इसको खरीद लेगी तो मार्केट में लोगों को कम खाद्यान्न उपलब्ध रहेगा, वो महंगा मिलेगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो मुद्दे बाय मुद्दे आपको हमेशा करना है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका वितरण तंत्र है, उसमें खामियां हैं, उसमें चुनौतियां हैं, ठीक है। इसका कवरेज तंत्र है, कवरेज करने का तरीका है वो भी कमी वाला है, क्योंकि इसमें 67% पॉपुलेशन आपने कवरेज कर रखी है, तो कौन लाभार्थी, इसकी ये चुनौतियां है, इसकी कमियां हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटलीकरण के मुद्दे, जैसे अगर गरीब जनसंख्या है, आदिवासी जनसंख्या, उनके पास ना तो मोबाइल है, उनको दिक्कत है, तो ये इसकी चुनौती है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट अगर हम मुद्दे भाई बताएं तो सबसे पहले संवैधानिक अधिकार, अधिकारों के आधार कि हमें एक क्या मिल गया, कानूनी अधिकार मिल गया, किसका, खाद्यान्न। दूसरा जन कल्याणकारी राज्य, तीसरा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कैसे, एक तो गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये, मिड डे मील में सुविधाएं, आईसीडीएस कार्यक्रम में सुविधाएं, और इसके अलावा उनको भत्ता भी उन्हीं को मिलता है महिलाओं को,
इसके अलावा इसमें एक है, ये आप हो गए गरीब सशक्तिकरण। जो गरीब है वो सशक्त होंगे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनको कम मूल्य पे खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना पोषणता, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी इंडेक्स में स्थिति सुधार सकता है। इतने ज्यादा फायदे हैं इसके, और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है खाद्य सुरक्षा। इतने ज्यादा इसके, अगर आप इसका महत्व लिखो तो इतने पॉइंटों के आधार पर इसका महत्व लिखो, बाद में आपको जो कहानी इसमें फैक्ट डालने हैं वो फैक्ट आप सब यहीं से डाल सकते हो जो इसमें लिखा हुआ है। ये पॉइंट लिखा, खाद्य असुरक्षा को कम करेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, कोविड-19 की महामारी के दौरान इसका सक्सेसफुल केस स्टडी रही। और दूसरी बात है इसमें एक चीज और पॉइंट लिखना है आपको, शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करेगा, क्योंकि मिड डे मील की सुविधा है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन मिलती है, इसलिए यहाँ पे। इसके अलावा कृषि विकास में सहायक है, किसान सशक्तिकरण, क्योंकि इसी के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए ही सरकार एमएसपी पे खरीदती है और उसे ही क्या करती है, फिर आसानी से जो केंद्रीकृत निर्गत मूल्य है उसको बेच देती है। इन पॉइंटों के आधार पर आपको इसका क्वेश्चन करना है। इसके अलावा इसमें आप सुधार कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको बोले तो पॉइंटों के आधार पर आपको सुधार करना है। पहला काम करना है हमने कवरेज पर, तो वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करो, अनावश्यक को हटाओ। ये बात नीति आयोग ने बोली है, और ये एक कमेटी है जिसमें शांता कुमार समिति है, एक बार कंफर्म कर लेना। इस समिति ने बोली कि हमें 67% पॉपुलेशन की इच्छा के अलावा उनको हटाकर हम 30 से 40% लोगों को इसमें शामिल करें, ताकि अच्छे से उनको बांट सकें, क्योंकि ज़्यादा लोगों को आप शामिल करके उनको अच्छे से नहीं बांट पाओगे, इसलिए। ठीक है ना, तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए लाभार्थियों को पहचान करने के लिए, इसलिए खाद्यान्न गुणवत्ता को शामिल करना चाहिए। तो इसमें फूड फोर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, ठीक है, उसको इसमें शामिल कर सकते। तो ये आपका मेन सा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ये ध्यान रखना कि अगर हमें क्या करना चाहिए कि ये खाद सब्सिडी डायरेक्ट क्या करना चाहिए, डीबीटी के माध्यम से। कैसे कि जैसे मान लें अगर 18 रुपये का अनाज पड़ता है और हम उसको 1 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि 17 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। 17 रुपये की सब्सिडी अनाज में अनाज ना देकर के उसको डायरेक्ट 17 रुपये उसके अकाउंट में भेज दें कि भाई 17 रुपये हमें पर केजी के हिसाब से आपके अकाउंट में भेज रहे हैं, अब आप मार्केट से खरीद के अपना खर्चा चलाएं। इससे क्या है कि सरकार डायरेक्टली पेमेंट कर देगी अकाउंट में, तो ये बिचौलिया है ना, पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। ऐसा सरकार ने पायलट लेवल पर लॉन्च किया है इन देशों, चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो इसको भारत पूरे लेवल पे लागू करें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन था जो आपका आ सकता है। तो खास सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद आता है आपका एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए हम एक अलग से पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो ये आपका सोशल जस्टिस का भी क्वेश्चन हो जाता है और सोशल इशू का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब ये ड्राफ्ट है तो पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि ये ड्राफ्ट बन चुका है और ड्राफ्ट बनाने वाली मिनिस्ट्री आपको पता है कौन होगी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय होगा, ठीक है ना। तो अब ये ड्राफ्ट यानी कि पॉलिसी बनी है, पॉलिसी को पब्लिक के लिए रखा गया है कि आप अपने ओपिनियन, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी के क्वेश्चन तो ना पूछे, लेकिन आपको हो सकता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनके सुधार के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो दीर्घकालीन शारीरिक मानसिक बौद्धिक आधार रूप से अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगन है तो उसे दिव्यांगन की श्रेणी में रखा जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर देखें लगभग 2.68 करोड़ भारत में दिव्यांग थे, और इसके अलावा इसमें 47% पर मतलब इसमें 36% लोग इसमें कहीं ना कहीं काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करो या प्राइवेट में काम करो। और अब तक सरकार ने इनके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। एक तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, दिव्यांगजन अधिकार 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी मानसिक संपदा 1999। ये 4 कानून सरकार के द्वारा लाए गए स्पेशली दिव्यांगजन के हितों की सुरक्षा करने के लिए। तो सरकार ने काफी प्रयास इनके लिए किए। इसके बाद आपको अगर देखें कि दिव्यांगजनों के लिए हमारे संवैधानिक प्रोविजन कौन कौन से हैं, तो भारत में दिव्यांगजनों के लिए अगर संवैधानिक प्रोविजनों की मैं बात करूं तो एक तो है आर्टिकल 14 कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो दिव्यांगजन है उसके भी साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इतना नहीं, आर्टिकल 15 दिव्यांगजन है उनको विशेष सुविधाएं देंगे और इसके साथ साथ उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 इनको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। 23 इनकी तस्करी नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 इनको सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल अधिकार है रिट करने का। आर्टिकल 41 इनको राज्य का ये काम है कि इनको ऐसी जगह नहीं लगाया जाएगा जहां इनके नुकसान होगा। आर्टिकल 26
यानी कि आराम से ये उच्चतम हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं। और आर्टिकल 243G यानी इसके अंतर्गत सामाजिक कल्याण की बात की जाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के लिए दिव्यांगजनों को रखा गया है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रोविजन है, वहाँ ये आर्टिकल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी जाकर के आप मेंस का आंसर दे पाओगे। ये इस नीति की बात है, नीति पढ़ना कुछ ज़्यादा भी है नहीं क्योंकि अभी तक ये नीति इम्प्लीमेंट नहीं आई, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो इसके अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय पोर्टल जारी किया जाएगा, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, कला क्षेत्रों की सुविधाएं, आत्मनिर्भरता की सुविधाएं, स्वास्थ्य पे हर लेवल पे इनके लिए काम किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगजनों के लिए अभी तक क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां। सबसे पहले है अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, यानी कि अगर जाएंगे ट्रेन में जाएंगे तो इनके डिब्बे अभी कम है, यहाँ पर जाएंगे आप मेट्रो में जाएंगे, अभी कई जगह मेट्रो बनी वहाँ पर तो इनके लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन नॉर्मली ऑफिसों में देखेंगे तो दिव्यांगजनों के लिए वॉशरूम, सीढ़ियाँ, काफ़ी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, अभी तक कई जगह हमारा डेटा ही इनका नहीं मिलता, डेटा के बिना इनको वास्तविक लाभार्थी नहीं मानेंगे, इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ठोस महात्मा के किस आधार पर इनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ऐसा हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कई जगह इसकी नीतियाँ नहीं है। और इसकी पॉलिटिकल लोग, इनकी दिव्यांगजनों की जो पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो इनकी भागीदारी है वो बहुत कम है, ये एक बड़ी समस्या है। कई राज्यों ने इनको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए क्योंकि राज्य सूची का विषय। उदाहरण के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक दिव्यांग व्यक्ति को मनोनीत करने की पहल शुरुआत की गई। ध्यान रखना, नॉर्मली क्या है कि काम इसमें यह है कि अगर हम रिजर्वेशन दें तो निर्वाचित तो नहीं, लेकिन उसको उनको कहीं ना कहीं मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इनकी क्षमता निर्माण करने के लिए भी कई राज्यों ने पहल चलाई है कि इनको बेसिक इनकी स्किल डेवलप की जाए, सरकारी अवसंरचना को डेवलप किया जाए, बुनियादी ढांचा बनाया जाए इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इनको अधिकार है, और दान आदत ने बना करके अधिकार आदत। अभी तक हम विकलांगों के लिए दान मांगने के लिए लगा देते थे, लोग इनको सहानुभूति के हिसाब से देखते थे, बोला ऐसा नहीं, उनको सहानुभूति के हिसाब से नहीं बल्कि उनके अधिकार के हिसाब से देखो, उनके गरिमा के हिसाब से देखो, उनको सम्मान के हिसाब से देखो, ये सोच बदलने की बात हो रही। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी बात है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई जाए उनमें समन्वय होना चाहिए, ठीक है ना, ये इनके उपाय। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण है दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए उपाय। सबसे पहला है सामाजिक सशक्तिकरण, इसलिए सुगम भारत अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हम ऐसी अवसंरचना, ऐसी सिस्टम को डेवलप करेंगे जो दिव्यांगजनों के अनुकूल। इनकी पहचान के लिए अलग से पहचान पत्र इनको जारी किया गया। शारीरिक सशक्तिकरण के अंतर्गत इनको विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, उपकरण, असिस्टेंट डिवाइस, फिटिंग ऑफ एड, विभिन्न प्रकार की जो इनको सहायता की जरूरत है वो सरकार के द्वारा इनको ADIP कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए गए। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग उद्यमियों के लिए विशेष रियायती ऋण प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए इनको दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना चलाई गई है और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस आधार पर सरकार के द्वारा इनको कई काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा इचियोन रणनीति के माध्यम से भी और सतत विकास के लक्ष्यों के माध्यम से भी इनको मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके संसाधनों का यूज किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या किया जाए। तो क्वेश्चन आपके आ सकता है कि दिव्यांगजनों की स्थिति भारत में क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, और इसके अलावा उनके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु। तो ये इसलिए आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरीके से दिव्यांगजनों को लेकर के आप काम कर सकते हो। इनका क्वेश्चन आ सकता है सोशल इशू या सोशल जस्टिस में आपका क्वेश्चन बढ़ सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगला आता है PM स्वयं निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है कि कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को एक कल्चरल फेस्टिवल के रूप में इसको शुभारंभ करने की बात की गई। एक सक्सेसफुल रहा है। हुआ क्या था कि कोविड-19 के बाद, कोविड-19 में जब बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर है, जो ठेले लगाता है, छोटी दुकान होती है, ये है ना, ये स्ट्रीट वेंडर्स है, इनकी बहुत सारा नुकसान हुआ। सरकार के द्वारा इनको छोटा ऋण प्रोवाइड करवाने के लिए 10,000 रुपये तक का बिना किसी संपार्श्विक रखे इनको ऋण उपलब्ध करवाने हेतु योजना चलाई गई थी। ये एक केंद्रीय योजना थी,
जिसको शहरी एवं आवासीय मंत्रालय के अंतर्गत इसको चलाया गया था, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर नॉर्मली शहरों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोविड-19 में काफ़ी सक्सेस बढ़ी। पहले ये था कि इसको 2022 तक चलाया जाएगा, अब इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको थोड़ी ऋण उपलब्ध मिले, ताकि अपनी दुकानें फिर से स्टार्ट करें। अगर कोई रिक्शा भाड़ा तो रिक्शा चलाएं, ठीक है, नियमित उनको रीपेमेंट कर सके वो। ऑब्वियसली उनको क्या है कि छोटा ऋण है तो वो जल्दी, अगर बड़ा ऋण देंगे तो जल्दी दोबारा रीपेमेंट नहीं करेंगे, इसमें आसानी से रीपेमेंट करेंगे। और कैशबैक सुविधा भी इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है लेन देन के दौरान। इसमें कौन पात्र है? जो 24 मार्च 2020 के से 20 के दौरान या उससे पहले, 24 मार्च क्योंकि लॉकडाउन इस दौरान अनाउंसमेंट हुआ था, तो इससे पहले जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते थे उनको इसका लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, 2014 का एक पथ विक्रेता आजीविक संरक्षण पथ विक्रय विनियमन एक्ट जो है, इसको इस एक्ट के अंतर्गत जो शामिल है उनको भी मुख्य रूप से इसका दर्जा दिया गया। योजना विशेषता क्या है कि कोई लोन लेंगे तो कोई इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रखेगी, कोई इनको बैंक में कुछ जमा नहीं करना है, कुछ भी गिरवे रखने की जरूरत नहीं है। और समय समय पर अगर कोई लोन चुकाएगा टाइम टू टाइम तो उसको थोड़ा सा लोन की सीमा और बढ़ा दी जाएगी। ब्याज दर है उनमें भी उसको छूट दी जाएगी, कैश में उसको आसानी से मिलेगा। और उसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो सिडबी है, ठीक है। अगर भारत में स्ट्रीट वेंडर की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व करें तो बड़ी मात्रा में, जैसे सड़क फुटकर पैदल लेवल पे जो काम करते हैं, बड़ी मात्रा में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है, जो हमारे यहाँ शहरी श्रमिक का 11% है, तो आपको पता है। और ये अर्थव्यवस्था में प्रतिदिन 80 करोड़ रुपए की इनकी पर डे यानी कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होती है, तो इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। इनके लिए और भी पहल चलाई गई। 2014 में एक्ट लाया गया जिसके अंतर्गत इनकी गतिविधियों को रेगुलेटेड करने की बात की गई थी। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत इनको ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 125 शहरी निकायों में स्वयं निधि से समृद्धि पहल चालू की गई। इसका मतलब यह है कि इनको कुछ इसमें भी फंडिंग सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, ताकि स्ट्रीट वेंडर अपना काम कर सके, अच्छे से रोजगार प्राप्त कर सके और उनकी जो चीज़ें हैं कंटिन्यू चल सके। जो भी व्यापार करना चाहते हैं, जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं छोटे छोटे, वो कंटिन्यू चल सके, इसलिए चलाया गया, ठीक है। इस योजना का महत्व अगर देखोगे तो लगभग 12.8 लाख लोगों को डिजिटल रूप से इसका भाग मिल चुका है। 19 करोड़ रुपए अभी तक लेन देन हो चुके हैं। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की अवधारणा 30 लाख से अधिक नए वेंडरों को मान्यता दी गई है, नए इसके माध्यम से उनको मान्यता दी जाती है। 25 लाख से अधिक स्वीकृति मिल चुकी है। और इसमें स्वयं निधि से समृद्धि कार्यक्रम रेहड़ी पटरी वालों के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में है। इसमें सोशल सिक्योरिटी की सुविधाएं भी इनको मिली है, तो इस आधार पर ये स्ट्रीट वेंडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें चुनौती, तो हर कार्यक्रम की जो चुनौती है वो सेम ही इसमें चुनौती है, कोई लाल फीताशाही, लोगों को पता नहीं होना, लोगों तक पहुंच नहीं होना, बेसिक चुनौती है इसमें। और कई बार निजी बैंक इसमें भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी को 10,000 रुपये देंगे, नहीं चुकाया तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। ऐसी सुविधा इसमें। इसके बाद आता है इसमें विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसमें पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी और पोषणता की स्थिति को देखा जाता है। उसमें कई इंस्टीट्यूट मिल करके इसको जारी करती है। एक है खाद्य कृषि संगठन, एक है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक है यूनिसेफ, एक है विश्व खाद्य कार्यक्रम और एक है विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखो इसमें दो चीजें, देखो रिपोर्ट के आधार पर ही इसमें इंस्टीट्यूट शामिल है। इसमें क्या है, खाद्य सुरक्षा, तो देखो खाद्य सुरक्षा के लिए एक तो एग्रीकल्चर जरूरी है, तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा। बच्चों और महिलाओं के लिए जरूरी है, तो इसमें यूनिसेफ आ जाएगा, ठीक है ना। फूड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सबको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध किया जाए। और पोषणता स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसलिए WHO भी इसमें शामिल है। तो खाद्य सुरक्षा और पोषणता की स्थिति के आधार पर कि क्या स्टेटस है ग्लोबल लेवल पर, उसकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि लगभग 82 करोड़ लोग आज भुखमरी से पीड़ित हैं वैश्विक लेवल, ठीक है। और 2020 से ज़्यादा बढ़े हैं, 2020 की तुलना में 2021 में बढ़े हैं। और 2030 तक ये बोला है कि हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है 2030 तक, अगर हम इसी रिदम से चलते रहे उसको प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इस खाद्य असुरक्षा को और पोषण को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष, इसके लिए रूस यूक्रेन संघर्ष, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में लोगों को खाद्यान्न की सप्लाई करते हैं, लेकिन युद्ध की वजह से बड़ी मात्रा में लोगों को खाद्यान्न सप्लाई नहीं होती। इसके अलावा जलवायु, ऑब्वियसली जलवायु परिवर्तन जिसकी वजह से सूखा जिस समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक संकट, ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से लोग गरीब ज़्यादा हैं।
इकोनॉमी बहुत ख़राब रही, इसकी वजह से सबको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो गई। इसकी वजह से आपकी ये क्या है कि खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया। भारत में अगर इस रिपोर्ट के निष्कर्ष देखें तो भारत की लगभग 16.3% जनसंख्या अंडर न्यूट्रिशन है। 5 वर्ष से कम आयु के दुर्बल बच्चे हैं जिनकी लंबाई के अकॉर्डिंग उनकी वजन नहीं बढ़ा, वो 17.3 है। और अगर ठिगनापन देखें भारत में तो 31% है लगभग। और स्तन करने वाली जो स्तनपान करने वाली शिशु है, अच्छी बात है, वृद्धि हुई है 58%। ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशन दिए कि सबसे बड़ी बात है कि हमें पौष्टिक खाद्यान्न को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें उत्पादन, आपूर्ति और उपभोग तीनों लेवल पर न्यूट्रिशन वाली चीजें उनको बढ़ाना होगा। सेकंड, व्यापार बाधाएं, क्योंकि जैसे फल सब्जियों के व्यापार है, दालों की कीमतें, इनकी कीमतें कम करो ताकि अफ्रीकन देश, गरीब देश उन तक पहुंच सकें और खाद्यान्न सुनिश्चित हो सके। और छोटे लेवल पर जो उद्यमी है उनको बढ़ावा दिया जा सके, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियों। ठीक है। इसकी बात इसमें की। इसके बाद इसमें अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचन, ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम बात करें, रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है। इसकी अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको पता है WEF के द्वारा जारी की जाती है और 4 आयाम इसमें लिए जाते हैं स्पेशली। और 4 आयाम अगर बात करें महिलाओं के आधार पर, 4 आयाम आप सभी जानते हैं कि एक तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, एक उनकी आर्थिक भागीदारी, एक उनकी शिक्षा और एक स्वास्थ्य। इस आधार पर ये रैंक जारी की जाती है। और इसमें अगर देखें तो 68.1% लैंगिक अंतराल समाप्त हो चुका है विश्व में, अर्थात सुधार हुआ है। और अभी तक भी ये कहा गया है कि भारत पूरे विश्व को इसको बराबर, पुरुषों के बराबर लाने के लिए 132 साल लग जाएंगे, इस गति से चलते रहेगा। कोई भी अभी तक किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त नहीं करी है। और विश्व की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्था में 80% तक ही इसको पहुंच पाए हैं। भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की स्थिति है कि हेल्थ और सर्वाइवल सूचकांक में भारत की स्थिति विश्व में सबसे खराब स्थिति में रखा गया भारत को। राजनीतिक जो सशक्तिकरण है उसमें भारत की गिरावट हुई है और भारत अपने पड़ोसी से भी खराब स्थिति में है। ठीक है ना। भारत की 2022 में 146 में रैंक है, 2021 में 156 में रैंक है भारत। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब है देखो कि जो पूरी जनसंख्या को रिप्लेस कर दे। इसका मतलब यह है कि देखो प्रजनन क्षमता है जो एक जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वयं को ही उतने अनुपात बदलती है, यानी कि हम दो हमारे दो, ये होती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, यानी कि दो हो प्रजनन। और प्रजनन दर का मतलब है एक महिला की उसकी जो प्रजनन क्षमता है उसकी 15 से लेकर 49 वर्ष तक की एज की कितने बच्चों को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो उसकी फर्टिलिटी रेट कहलाती है। अब रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर देखो हम दो आदमी, एक महिला 2 बच्चों को दे रही है, क्योंकि एक महिला पति और पत्नी 2 होते हैं तो उनके 2 बच्चे, तो ये इक्वल होती है। इसका मतलब अगर रिप्लेसमेंट किसी की 2 है तो वो क्या करेगी, पीढ़ी को ही रिप्लेस करेगी और वहां पर जनसंख्या एक स्थिर अवस्था में जाएगी। देखो अगर फर्टिलिटी रेट आपकी कितनी है, फर्टिलिटी रेट अगर 2 है तो इसका मतलब जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। अगर 2 से अधिक है जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, अगर 2 से कम है जनसंख्या माइनस में चली जाएगी। ठीक है। तो इस आधार पर कहा गया है कि भारत 2023 तक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। और परिवार नियोजन को लेकर के हम पहले से बहुत लेवल पे अलर्ट हो चुके हैं। दुनिया में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय लेवल पर लागू किया 1952 में। 2000 में हमने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया और 2020 में एक पहल चलाई गई थी परिवार नियोजन के लेवल के ग्लोबल लेवल पर, उस पहल के हम हिस्सेदार हुए। तो भारत परिवार नियोजन 2020 का सदस्य भी रहा था। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि परिवार नियोजन के लिए हमने कौन कौन सा प्रयास किए गए। इसके बाद चाइल्ड लेबर का कोई बड़ी बात नहीं है। चाइल्ड लेबर पर अभी एक संसदीय समिति ने बोला है कि केंद्र सरकार के पास कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर बेसिकली 2011 की जनगणना के आधार पर देखा है तो 10.1 बच्चे इसमें श्रेणी में रखे गए हैं स्पेशली। और भारत ने चाइल्ड लेबर के उन्मूलन करने के लिए कई पहलों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर देखें तो देखो एक तो ILO की एक पहल है 182, जिसमें सबसे खराब श्रम जो बहुत ही रिस्की श्रम है वहाँ पर बच्चों को रोकने के लिए है। और एक न्यूनतम एज मतलब किसी को एंगेज करना है किसी कार्यक्रम में उसके लिए 138 है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इन दोनों पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, ध्यान रखना 182 और 138 जो कन्वेंशन हुई थी किसकी, ILO की, उसके लिए भारत ने इन दोनों पे कर रखा है। इसकी 1-2 और ILO की जिनमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं कर रखा था। इसके अलावा बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 सरकार लाई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था
कि बच्चों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनको किसी प्रकार के कारखानों में नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। पहले तो ये था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, 14 वर्ष तक के बच्चे तो किसी प्रकार के बिजनेस उसमें परमिशन, 14 वर्ष तक के बच्चों को कहीं पर भी परमिशन, स्पेशली फिल्मों को, एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया। और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हो नॉर्मल बिजनेस में भागीदार हो सकते हैं, लेकिन खतरनाक में उनको भी अलाउ नहीं किया गया। ये 2016 में चेंज किया गया। इसके अलावा हमने एक पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो बाल श्रम से संबंधित डेटा इसमें अवेलेबल होता है और बच्चों को उनकी ट्रैकिंग की जाती है, उनको बाद में उनको पुनर्वास की सुविधाएं भी इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। संवैधानिक लेवल पर आपको पता है आर्टिकल 21A में गरिमापूर्ण जीवन के लिए और आर्टिकल 14(5) में निःशुल्क शिक्षा के लिए इनकी बात की गई है। 2000 आर्टिकल 23 में तस्करी को रोकने की बात की गई है। आर्टिकल 24 में ऑब्वियसली बाल श्रम का प्रतिशत किया गया है और आर्टिकल 39 में ये बोला गया कि बच्चों को, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों की स्थिति को मजबूत करें और बच्चों का शोषण ना करें। तो ये था सोशल इशू का बेसिकली चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको, पर बेसिकली देखो सोशल इशू में आपको एक चीज ध्यान रखना है, सोशल इशू के क्वेश्चन बहुत इजीली आते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। इसमें आप 2 क्वेश्चन आज के सबसे महत्वपूर्ण हमारे मान सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो सकता है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपका इसमें आज की अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा का, एक आपने कोस्टल जो इरोजन की बात की गई है, उसका हो सकता है, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं और प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको किसी प्रकार से हल्के में नहीं लेना है। आपसे बस उम्मीद है कि निरंतरता के साथ इनको फॉलो करें। और एथिक्स जो मैं भी बता रहा हूँ, विजन की मंथली मैगजीन आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको अच्छे से करवा सकती है, इसलिए आप इनको अच्छे से फॉलो करें और इनको रेगुलरली यूज करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक वीडियो में जुलाई की मंथली मैगजीन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट नोट्स आप अपने लेवल पर बनाएं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हम अभी से एक काम करें कि इसमें साइंस टेक का हम कवर नहीं करें, क्योंकि साइंस टेक का बेसिक पढ़ाने के बाद एक साथ उसमें कवर करेंगे मंथ बाय मंथ। तो उसमें हम ज़्यादा कोई हर मंथ की एक वीडियो, तो 6-7 मंथों की 7-8 वीडियो हम साइंस टेक कवर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपको ये तकनीक लिख रही है ना, ये हमारे बेसिक नोट्स में